हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल थिंक टैंक यूपीएससी पे। हमारे चैनल पे जो सीरीज चल रही है रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू, उसको आज आगे बढ़ाते हुए हम 6 लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जिसके टॉपिक होने वाले हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो कि बहुत ही ट्रिकी टॉपिक्स भी हैं और बहुत फेवरेट टॉपिक में से भी एक है यूपीएससी के। प्रेसिडेंट से तो आप बहुत क्वेश्चन देखोगे ओवर द इयर्स, वाइस प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए सेम पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं, है ना। जो हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता होगा क्या पैटर्न रहता है हमारा भाई। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हमारा साथ साथ क्या चलता है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट एक्सप्लेनेशन पार्ट हैवी रहता है। पूरा रिवाइज कर डालते हैं हम चैप्टर, फिर एक एक करके उसी बेसिस पे सारे एमसीक्यूज रिवाइज कर डालते हैं। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो 1 फरवरी से क्या होने वाला है भाई, जरा बताओ कमेंट सेक्शन में। रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज भी चालू होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा प्रीलिम से पहले सब करेंगे, एमसीक्यूज से इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ी रहे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अच्छा, पहले 2 मिनट रुक जाओ, बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट कहां मेंशन्ड है भाई? प्रेसिडेंट मेंशन्ड है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। किस किस में भाई? किसका पार्ट है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का बेसिकली। अब जरा ये भी कैच है, पूछ लेगा यूपीएससी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, या फिर 4-5 दे देगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैग दे देगा, फिर पूछेगा आपसे कंसिडर द फॉलोइंग में दे दिया, विच अमंग द अबव गिवन इज नॉट, या फिर आर इज और आर नॉट अ मेंबर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट 5। पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, प्रेसिडेंट तो है, ओके। तो भाई प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है देयर विल बी अ प्रेसिडेंट हु विल बी द हेड ऑफ स्टेट, नॉट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जानना जरूरी है आपको? नॉमिनल हेड होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है। अब प्रेसिडेंट होगा तो कैसे इलेक्ट करा जाएगा? प्रेसिडेंट इलेक्ट करा जाएगा बेटा इनडायरेक्टली। मतलब सर इसका क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है, सुन लो। मैं, आप और आपके आसपास से कई लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं वो वोट देने जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने जाते हैं? नहीं, हम पार्ट हैं डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें हम क्या सेलेक्ट करते हैं, क्या इलेक्ट करते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ विधानसभा, मेंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। बट क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन इस तरीके से होते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। अब वो क्या होता है सर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भाई कि प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब सर फिर करता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ही विल बी इलेक्टेड या शी विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब सर ये क्या नई चीज बता रहे हो, इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करता है। अब सर ये कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है इसका कौन कौन पार्ट होगा। द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, ध्यान देना एक एक शब्द पे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, elected members of state legislative assemblies and elected members of the legislative assemblies of the UTs of पुडुचेरी एंड दिल्ली। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, नहीं आई थी तो कोई बात नहीं है, क्या पता आई भी हो। सर आपने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली, बट हमें पता है कि अब तो लेजिस्लेटिव असेंबली किसके पास है? जम्मू कश्मीर के पास भी है, तो उसके मेंबर्स क्या वोट नहीं करते हैं? नहीं बेटा, जिस अमेंडमेंट से जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली लाई गई है, उस अमेंडमेंट ने जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में फिलहाल तो नहीं ऐड करा है, जब करेगा तब की बात अलग है। ठीक है, तो यही है फिलहाल इलेक्टोरल कॉलेज। ये मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं? ये प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। बाय विच मेथड? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम। ठीक, समझ गए आप? ये सारे नॉमेनक्लेचर्स ना बड़े हैवी लग रहे होंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब ये जो शब्द हैं, है ना, ये आपको बहुत हैवी लग रहे होंगे, बट आपको ये याद करना पड़ेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट सिस्टम। ठीक है, पहले क्या बताया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, एज इट इज आपको याद होने चाहिए बेटा।
इन्हीं शब्दों पे खेल के यूपीएससी घुमा देता है। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा, वोटिंग होती है, 1 मिनट और सुन लो, वोटिंग होती है। आप लक्ष्मीकांत खोल के देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, जो एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट है वो भी दिख जाएगी, एमपी की वैल्यू ऑफ वोट भी दिख जाएगी, और वहां पे आपको वो मेथड भी दिख जाएगा कि भाई कैसे एक इंसान को सिगरेट बैले दिया जाता है, वो अपनी प्रेफरेंस लिखता है 1 2 3 4। कई सारे एस्पिरेंट्स खासकर जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये पढ़ते इसी में जूझ के रह जाते हैं। इसको इतना दिल पे नहीं लेना है। पिछले वीडियो में बताई थी ना, नहीं देखी तो देखो जाके स्ट्रैटेजी वीडियो 5 की स्टेप्स वाली, उसमें बताया है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसमें इतना समय नहीं देना है अपना। ठीक है, जो मुद्दे की बातें हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो करनी है। ठीक है, उसी में जूझ के रह गए, अरे प्रेफरेंस वाला नहीं आ रहा है, क्या होता है समझ नहीं आ रहा है, अलग से वीडियो लाऊंगा पढ़ाने वाला, वहां समझा दूंगा। फिलहाल रिवीजन में देखो, वोटिंग होती है, वोटिंग में जो भी कैंडिडेट टोटल वोट्स पोल्ड के हाफ से +1 ले आता है, मतलब टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज पढ़ाई थी, दैट इज इक्विवेलेंट टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, 50% +1। ओके, ये होता है क्राइटेरिया चुनाव जीतने के लिए प्रेसिडेंट का। ओके, क्लियर, समझ गए, बेसिक बातें हो गई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी मैंने जब बोला था इलेक्टोरल कॉलेज के बताते वक्त कि शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, तो मैंने इलेक्टेड इलेक्टेड इसीलिए जोर देके बोला था। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते ही नहीं है किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के, याद रखिएगा। ठीक, और यहां तो क्या बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। भाई अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो 104वां अमेंडमेंट याद होगा, उसमें क्या हुआ था, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, कौन से वाले, एंग्लो इंडियंस 2 मेंबर, उनका तो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है ना। क्लियर, याद आया, तो ये तो पॉइंट होगा नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स तो वैसे भी नहीं होते हैं। ठीक है, 12 होते हैं राज्यसभा में, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, 12 मेंबर्स नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है ऑन 4 ग्राउंड्स। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, वो नहीं वोट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं वोट करते भाई, ना पार्लियामेंट के ना कहीं और के। क्लियर, पहला गलत। द वैल्यू ऑफ वोट फॉर एमपी इज डिटरमाइंड बाय टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, एक एमपी की वोट की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो ये सही हो गया भाई। द वोटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट द इलेक्टेड कैंडिडेट सिक्योर्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अभी बताया था 50% +1। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स विद इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल। याद रखना, अगर ये भी लिख के आ जाता है सही है। तो कितने सही हो गए भाई, तीनों सही हो गए, है ना, 3 सही हो गए, ओनली 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, Who among the following fixes the date? अच्छा, कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, क्लियर, चलिए। Who administers the oath? हाँ, आप प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करता है भाई, प्राइम मिनिस्टर, नो, स्पीकर, नो, वाइस प्रेसिडेंट, नो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है तो क्या वाइस प्रेसिडेंट करेगा, नहीं, तो द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, क्लियर, याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट से कंफ्यूज मत होना। क्यों कि प्रेसिडेंट जब रिजाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करता है, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ओके, क्लियर, चले आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या कॉन्सेप्ट आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या क्या है, फटाफट टिप्स पे होनी चाहिए। पहली, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी, मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज। तीसरी, लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, मतलब जो जो क्वालिफिकेशन लोकसभा मेंबर बनने के लिए हैं वो इस पे भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, चौथा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी ऑफिस अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। अब यहां पे एक सवाल तुम्हारे मन में फिर उठना चाहिए, है ना,
क्या सवाल उठना चाहिए सर? अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस नहीं वो होल्ड कर सकता है वरना वो इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है सर। तो एक सिटिंग प्रेसिडेंट या फिर सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट वो भी तो ऑफिस होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर, वो कैसे री एलिजिबल हो जाता है हमारे प्रेसिडेंट पद के लिए? मान लो रामनाथ कोविंद जी जो हटे हैं अभी प्रेसिडेंट में अपना टर्म कंप्लीट करके, वो चाहते हैं कि वो दोबारा चुनाव लड़ जाएं, है ना, उनकी पार्टी मतलब अगर उनको करना चाहती दोबारा खड़ा उस इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के, क्या वो हो सकते थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बार, अनलाइक हुम, अनलाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हो आप, है ना, इंडिया में कोई नंबर नहीं, एन नंबर ऑफ टाइम्स बन सकते हो। तो सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। बेटा नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेसिफाई कर रखा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड इवन गवर्नर इज नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इसी प्रोविजन के अंदर ये तीनों ही खड़े हो सकते हैं वाइल बीइंग प्रेसिडेंट अगेन। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये है क्वालिफिकेशन भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, ही और शी मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो हैं तो उनको प्रेसिडेंशियल सीट अपनी अज्यूम करने से पहले अपनी वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पीसीएस में आया भी था, यूपी पीसीएस में। क्लियर? अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा ना लोकसभा, गलत हो गया। द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये ठीक है, ओके। कौन सा करेक्ट है भाई? 2 ओनली करेक्ट है, पहला तो गलत हो गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट आया, कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए क्या होता है, जब भी आप इलेक्शन में खड़े होते हैं प्रेसिडेंट, तो हिज कैंडिडेचर शुड बी गारंटीड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ठीक है, मतलब 50 लोगों का एज प्रपोजर्स और 50 लोग एज सेकेंडर्स उसके कैंडिडेचर को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। ठीक है, 15,000 रुपए सिक्योरिटी ले आती है। ठीक, और अगर 1/6 वोट भी नहीं मिले, जैसे मान लो 100 वोट पड़े हैं, या कैलकुलेशन इजी कर देते हैं यार, 36 वोट पड़े हैं टोटल, है ना, 1/6 कितना हो गया इसका? 6 हो गया ना 1/6 इसका। ठीक, अगर 36 वोट पड़े हैं और जिस कैंडिडेट को तुमने क्या एज अ प्रपोजर एज अ सेकेंडर सपोर्ट करा है उसको 6 वोट भी नहीं मिले, 1/6 भी नहीं मिले, तो तुमने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करी थी वो तुम्हारी जब्त हो जाएगी। अब कहोगे फिर इसका रेशनल क्या है? इसका है कि जो अनइंटरेस्टेड मजे मजे के लिए आ जाते हैं उसको क्या नाम है, माफ करना, तो उस इलेक्शन को ऐसे कैंडिडेट्स को क्या डिस्करेज करने के लिए ओके इस प्रोविजन को लाया गया है। अब देख लो, पहला बिल्कुल ठीक है, ये भी समझाया, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर कंडक्टिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इज लायबल टू बी फॉरफीटेड इफ द कैंडिडेट सिक्योर फेल्स टू सिक्योर एटलीस्ट 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड। समझ गए? क्लियर? तो इधर आर करेक्ट भाई, बोथ ही करेक्ट है ना, बोथ करेक्ट है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, the emoluments and allowances of the president cannot be diminished during their term of office. The constitution provides immunity to the president from criminal proceedings during their term of office. ये वाली चीज हमने कहां पढ़ी थी भाई? जब हम अपने पहले लेक्चर में, माफ करिएगा, फंडामेंटल राइट्स जब दूसरे लेक्चर में पढ़ रहे थे, तब आर्टिकल 14 में हमने पढ़ी थी कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन डिप्लोमैट्स। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो फिर से देख लो, वो वीडियो जाओ देखो। तो ये बताया था आपको, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी, एक मिनट पानी पी लेता हूं। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट डन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी व्हाइल ही इज सीटेड एज अ प्रेसिडेंट। उसके अलावा जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलाई जा सकती हैं, इवन फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स आल्सो। ठीक है, याद आया? और अगर सिविल प्रोसीडिंग चलानी है तो उसके लिए भी आपको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी इन एडवांस। ठीक है, तो ये दूसरा वाला पॉइंट देखो। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। अब वापस पहला वाला देखो, इम्यूलमेंट्स ऑफ द कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। ये क्या है भाई? देखो कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को अपनी सिक्योरिटी देता है टर्म की और इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। ये भी बोलता है कि जो प्रेसिडेंट के इम्यूलमेंट्स हैं, जो उसको पर्क्स दिए जा रहे हैं, वो पार्लियामेंट उसके टर्म में रहते रहते डिक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है, जिससे कि वो पार्लियामेंट में क्या ना हो जाए, इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, बेसिकली कंट्रोल पपेट ना बन जाए। ठीक है, ओके। लेकिन वो तो सबको पता है कि कौन क्या है असली पिक्चर, चलो उस डिबेट में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई क्या ये इसका रीजन है? नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आर इज नॉट द, बी हो गया। ओके, क्लियर, क्लैरिटी है? चलिए
कौन फिक्स करता है? कौन फिक्स करता है प्रेसिडेंट की सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स और बेनिफिट्स? पार्लियामेंट ही फिक्स करता है, ठीक है। बट वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, अगर वो सीट पे बैठ गया है उसके बाद, अच्छा एक और बात है, बच्चे याद करने चले जाते हैं कितना उसको पेंशन मिलता है, कितना उसको सैलरी मिलता है, वो भी नहीं याद करने लग जाना है भाई। बी वेरी सेलेक्टिव व्हेन यू रीड, व्हेन यू स्टडी, ओके। ये सब नहीं याद करना है, ठीक। कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट ही फिक्स करता है, बट इट कैन नॉट रिड्यूस इट टू हिज डिसएडवांटेज। Which of the following is true regarding the impeachment process? हाँ, impeachment process क्या होता है? जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि, माफ कीजिएगा, एक टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होती है। कौन सी बेटा? मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स, 2/3 ऑफ द टोटल, माफ कीजिएगा, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। याद आया? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस टफेस्ट मेजोरिटी मानी गई है। वो चाहिए होती है किसके लिए? इंपीचमेंट के लिए। बताया था, याद है? याद है? टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अलग अलग टाइप की मेजोरिटी कवर करी है। इंपीचमेंट चार्जेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा। नहीं, अभी बात करते हैं इसमें, समझाता हूं पूरा इंपीचमेंट। बिल्कुल नहीं, इंपीचमेंट रिक्वायर्स अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप इन हाउस। हां, ठीक है, दोनों यही ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डज नॉट हैव द राइट टू डिफेंड ड्यूरिंग इंपीचमेंट प्रोसेस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट प्रोसेस। खलास। अब 2 मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से। इंपीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाया जाना, ठीक है। कैसे होता है भाई ये? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है इसके बारे में? बिल्कुल बोला है। क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है प्रेसिडेंट कैन बी इंपीच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड मेंशन्ड है यार, माफ करो, हाँ, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ग्राउंड मेंशन्ड है। अब कहोगे सर व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं पता। सही में नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप मुझसे ऐसे वन ऑन वन पूछो तो मैं बता सकता हूं मेरे ओपिनियन में, बट माय ओपिनियन डज नॉट मैटर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड दिस टर्म, ठीक है। वो तो आज तक खैर की बात है कि कोई प्रेसिडेंट हमारा इंपीच नहीं करा गया है, वरना अब तक अगर एक दो बार इंपीचमेंट हुआ होता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई होती है इस पे कि व्हाट अमाउंट्स फॉर वायलेशन, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड दिस टर्म। क्लियर? तो अभी ऑफिशियली किसी को नहीं पता कि व्हाट अमाउंट्स फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, समझ गए आप? ठीक, ये ग्राउंड मेंशन करा गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि फिर प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस क्या है? देखो भाई, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस भी बता देता हूं आपको मैं। प्रोसेस ये है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से भी किसी हाउस को लगता है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो वो क्या कर सकता है? इट विल फ्रेम चार्जेस एंड दोस चार्जेस विल मस्ट बी सपोर्टेड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। तब उन चार्जेस को वैलिड माना जाएगा। अब एक बार चार्जेस बन गए तो 14 डेज नोटिस एडवांस दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगी, किसमें? उस पर्टिकुलर हाउस में। अगर राज्यसभा ने फ्रेम करे हैं तो पहले राज्यसभा में होगी, अगर लोकसभा ने फ्रेम करे हैं तो पहले लोकसभा में होगी। ओके, ठीक। और उनको फिर रेजोल्यूशन, वो बिल जो भी आपके उसको कितनी मेजोरिटी से पास करना है अभी बताया, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक, अगर उस हाउस में पास हो गया तो फिर क्या होगा? अगले हाउस में जाएगा। अब वो क्या करेगा? कहोगे सर वो भी पास करेगा? नहीं, एक कैच है बीच में। एक क्या कैच है बीच में? देन इन दैट केस द सेकंड हाउस, जो दूसरा हाउस है, इट सर्व्स एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब इट इन्वेस्टिगेट दोस चार्जेस। फॉर एग्जांपल, अगर राज्यसभा में इनिशिएशन हुआ है, राज्यसभा ने अपनी तरफ से पास करके भेज दिया, क्या जाएगा? रेजोल्यूशन बिल कहां जाएगा? प्रेसिडेंट को हटाने का, इंपीचमेंट का, लोकसभा के पास। फिर लोकसभा विल इन्वेस्टिगेट दोस चार्जेस कि भाई ये चार्जेस जो राज्यसभा ने फ्रेम करके और पास करके भेजे हैं, आर दीज एक्चुअली ट्रू? हैज द प्रेसिडेंट रियली वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट को हटाने की बात चल रही है भाई, ठीक। तो इन्वेस्टिगेट करेगा। अब एक और कैच है, इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट हैज द राइट टू बी प्रेजेंट, ठीक है। अपने आप को प्रेजेंट करने का राइट प्रेसिडेंट के पास है। समझ गए आप? वही था ना स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इसीलिए गलत करा था, ही हैज द राइट, ठीक है, ठीक। अब क्या गलत करा था? हाँ, ये गलत करा था। आप जान गए होंगे दोनों हाउस में इनिशिएट हो सकता है। अभी ये वाला बताऊंगा क्यों गलत करा, ये वाला बताऊंगा क्यों गलत करा, ठीक। फिर क्या होगा? अब उस हाउस को लगा कि हाँ यार ये चार्जेस जो लगाए थे वो क्या है? वैलिड है, तो वो हाउस भी पास करेगा। मेजोरिटी कौन सी यूज करेगा? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। क्लियर? अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड, ठीक। अब यहां पे आप एक कैच देखो, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा था तब इलेक्टोरल कॉलेज क्या था? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। पर जब प्रेसिडेंट को इंपीच करा जा रहा है तब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट का कोई जिक्र नहीं है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पुडुचेरी दिल्ली का कोई जिक्र नहीं है। सारी बात कहां हो रही है? सारी बात हो रही है पार्लियामेंट में ही, और केवल इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। समझे? तो द डिफरेंस इज, द कैच इज कि इंपीचमेंट के टाइम इवन नॉमिनेट मेंबर्स जो नॉमिनेट करे गए राज्यसभा में या पार्लियामेंट में, वो भी वोट करते हैं। समझ गया? तो इलेक्टोरल कॉलेज और इंपीचमेंट का जो क्या है, इंपीचमेंट करने योग्य जो बॉडी है, दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको गलत करा। इलेक्टेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझ जाओ इस पूरी बात को। ओके, क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आंसर भी देख लिया है, आगे बढ़ते हैं अगला देखने के लिए। अंडर विच सर्कमस्टेंस कैन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? देखो, या 4-5 कंडीशंस होती हैं। अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, और अगर प्रेसिडेंट बीमार है, नहीं आ पा रहे हैं, और एनी अदर रीजन, ठीक, तो उस रीजन में
वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शन, और जब वो डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शंस, तो ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल द पावर्स दैट इज एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्रेसिडेंट रिजाइंस, ठीक, if the president is unable to discharge duties due to illness, if the president's term has expired and no successor has assumed office, all of the, oh my god, मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन फॉर्मेशन में, मैं आपको समझा देता हूं, कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहिए, कंटेंट टीम से हम बात करेंगे, सैलरी काटेंगे, ठीक है। चलिए, अंडर विच सर्कमस्टेंस के अंदर भाई देखो मेरी बात सुनो, जो तीसरा पॉइंट है वो सुन लो, सब क्लियर हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो जाता है, और प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो जाता है, मान लो 5 साल पूरे हो रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 को, फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आपको डेट पता है कब खत्म हो रहा है, उससे पहले पहले आप इलेक्शन करवा लो, ठीक है। फॉर एनी रीजन इलेक्शन नहीं हो पाते हैं अगर, तो प्रेसिडेंट की सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो गया है और कोई सक्सेसर ऑफिस अज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो सिटिंग प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड इट्स टर्म, समझे, मतलब मुर्मू जी फिर 1 जनवरी के आगे भी प्रेसिडेंट की तरह सर्व करेंगी जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता है, समझ गए आप। इसीलिए ये पॉइंट क्या है, इस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट के पास मौका नहीं रहता है, द सिटिंग प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू, ठीक, इसीलिए ये पॉइंट जो है ये नहीं होगा। अब रिजर्वेशन के फॉर्म में क्या होता है, हाँ, तब वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है, अनेबल टू डिस्चार्ज ड्यू टू इलनेस आ सकता है, डेथ हो गई एकदम से आ सकता है। अच्छा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस केस में कहता है कि इफ देयर इज रेजिग्नेशन और इफ देयर इज डेथ, ठीक है, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा लेने, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा लेने, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था भाई, इसका आंसर होना चाहिए था, मेरे माफ कर दो बच्चों, ए और बी दोनों ठीक है, सी नहीं होगा, ओके क्लियर, ऑल ऑफ द भी नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, अच्छा इमरजेंसी भी पूरी हम पढ़ चुके हैं, ऑल द लेक्चर्स, ऑल एवरीथिंग अबाउट इमरजेंसी इज लाइव, ओके, जाके देखिए, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है हमने। इफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन द प्रेसिडेंट टेक, सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द, नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं कर सकता है, डायरेक्ट द रिडक्शन ऑफ सैलरी, हाँ ये कर सकता है, ठीक है। इससे मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया था, घुमाता कहां यूपीएससी घुमाता है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्रीज द सैलरी ऑफ एवरी यूनियन एम्प्लॉय एंड स्टेट एम्प्लॉय बट नॉट सुप्रीम कोर्ट जजेस। आप दोस्तों यार हो सकता है ऐसा होता हो, क्योंकि कई जगह हाई कोर्ट और जुडिशरी को प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे कि कहां दी गई है, प्रेसिडेंट रूल के केस में आर्टिकल 356 में, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट हाई कोर्ट, याद आया, ठीक, लेकिन ये होता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, हाँ ठीक है, हटाओ इसको, ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी दोनों नहीं कर सकता है, आंसर मिल चुका है हमें, आगे देखते हैं। Which of the following statements about the veto power of the president is correct? 4 तरीके की वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, अलग से लिख रहा हूं, एक रीजन है, क्वालिफाइड वीटो। क्या होते हैं बताता हूं, पहले जान लो, ये तीनों तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास हैं, ये नहीं है भाई, ये किसके पास है, ये यूएस प्रेसिडेंट के पास है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं बस, ओके। तो क्या है भाई एब्सोल्यूट वीटो, कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट ही कर दिया, बिल खत्म हो गया, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने ना उसको हाँ करी ना करी, एक तरीके से जेब में डाल के भूल गया, पॉकेट वीटो। ये क्यों हो पाता है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करता है कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट को बिल यस और नो करके वापस भेजना है, एडवांटेज उठाते हैं इंटरप्रिटेशन, पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट इस बिल में मुझे मजा नहीं आया, जरा इसको रिकंसिडर करना, पार्लियामेंट ने कहा अच्छा, पार्लियामेंट ने लिया और उसको उठा के एज इट इज वैसे ही भेज दिया, ठीक, क्या प्रेसिडेंट लायबल है पास करने, क्या नहीं, ही हैज टू पास इट, ठीक है। दैट मींस इफ द बिल कम्स बैक विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट या फिर कह लीजिए कि कोई चेंज करा ही नहीं, एज इट इज भेज दिया, और तो और उतनी ही मेजॉरिटी से, पहले भी सिंपल मेजॉरिटी से करा था और अभी भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करके भेज दिया, तो प्रेसिडेंट बिकम्स लायबल, ही हैज टू गिव द सेंट टू दैट बिल। ये है तीनों वीटो। अब क्वालिफाइड वीटो क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट पास पावर होती है, अगर उसने कोई बिल वापस भेज दिया किसके पास, कांग्रेस के पास, कांग्रेस वहां की बॉडी है ना, भेज दिया कि भाई बिल को रिकंसिडर करिए, तो क्वालिफाइड वीटो के अंडर क्या करना पड़ेगा यूएस पार्लियामेंट को, यूएस कांग्रेस को, कि सेम मेजॉरिटी से नहीं भेज सकते। पिछली बार सिंपल करी थी, तो इस बार उससे ज्यादा मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशल होनी चाहिए, समझ गए, विद अ हायर मेजॉरिटी दे हैव टू पास, दिस इज क्वालिफाइड वीटो। ऐसा वीटो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्लियर, ये है वीटो पावर, समझ गए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following about veto power is correct? The president can return a money bill for reconsideration. No, money bills cannot be returned by president, ठीक है भाई, क्यों, इसका रैशनल क्या है, बिकॉज मनी बिल्स तो इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे होते हैं, ठीक है, तो द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू मनी बिल और ही कैन रिजेक्ट इट, ही कैन नॉट सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, समझ गए। If a bill returned by president for reconsideration is passed by parliament again, president have to give his assent, यही अभी पढ़ा, सस्पेंसिव वीटो, ओके बेटा, सस्पेंसिव वीटो, ओके, यही सही है, करेक्ट पूछा था ना, हाँ, बाकी देख लो, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंडेफिनिटली, नहीं, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रेस्पेक्ट में कोई पावर्स ही नहीं है, लेमन भाषा में ये समझ लो, ठीक है, उनको देना ही देना है, ठीक है, अप्रूवल देना ही है, समझ गए, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर वॉर और पीस विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, उनको अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, ही कैन नॉट अप्रूव इट, ही कैन डिक्लेयर बट नॉट विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ही नीड्स अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, यही गलत हो गया, ठीक है। The president is the supreme commander of armed forces, appoint the chiefs of all three services, that is army, navy and air force, true, okay, chief supreme commander होता है वो, तो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, टू ओनली हो जाएगा, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements related to the office of president of India. The president can hold office beyond their term of 5 years if a successor has not assumed it. अभी बात करी थी इस बारे में, ठीक है। The president enjoys personal immunity from legal, बताया था, पर्सनल इम्यूनिटी भी होती है, ठीक है, चलो क्लियर, ये तो इतनी बार डिस्कस हो गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू अ फर्निश्ड रेसिडेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट बट नॉट अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, नहीं, पेंशन होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द प्रेसिडेंट्स अम्यूजमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टर्म इफ डीम्ड नेसेसरी बाय पार्लियामेंट, नो, द पार्लियामेंट कैन नॉट, ओके। हाउ मेनी आर करेक्ट भाई, ओनली 2 आर करेक्ट, ठीक है, क्लियर, चलो आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है बताओ जरा, बहुत इजी क्वेश्चन। All executive actions of the government of India are taken in the name of president, ठीक है। He she appoints the prime minister and other ministers, ठीक है, बट जो other ministers हैं वो अपॉइंट करता है on the advice of prime minister, ठीक है। He she administers the union territories through administrator appointed by him, okay। He she can declare an area as a scheduled area and has powers concerning the administration, भाई सभी ठीक है। देखो फिर गलती यहाँ पे होना चाहिए all four। I am very sorry, I will ensure कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो, ठीक है। I am very sorry for all the mistakes done in the formation of question, ऐसा पहली बार हो रहा है, I am very sorry। चलिए, the president appoints governors for each state in India, absolutely true, the governor is the constitutional head of the state and acts on the advice of state's council of ministers, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई पहला भी ठीक है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है, नहीं है, ठीक, both A and R are true, but R बहुत इजी क्वेश्चन है, does this question need any explanation, I don't think so, okay। चलो, the president has the power to summon and prorogue parliament, बहुत इंटरेस्टिंग था, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ माइन। मुझे बताइए कि समन में और प्रोरोग में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा प्रोरोग, समन और डिसोल्यूशन, तीनों में फर्क बताओ मुझे, ठीक, देखता हूं कौन सा बताता है, अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा इन डिटेल, ठीक है। चलो ठीक है भाई, कर सकता है। द प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, नहीं भाई ऑब्वियसली गलत है, वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, क्या हो गया, ओनली ए इज करेक्ट, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है, आगे बढ़े। With reference to the legislative powers of the president, consider the following. The president nominates 12 members to the Rajya Sabha. अभी बात करी, बिल्कुल ठीक है ना, अभी 2-3 बारी बता दिया। The president can issue ordinances only on the advice of council of ministers, ठीक है। अब देखो क्या ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 है ना, What is ordinance and what is the rationale behind it। देखो पार्लियामेंट जो रहता है वो थ्रू आउट द ईयर 365 डेज सेशन में रहता नहीं है बेटा, है ना, कुछ वर्किंग डेज उसके डेडिकेटेड रहते हैं, स्पेसिफाइड रहते हैं, ठीक। अब अगर मान लो कोई ऐसा टाइम आया जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और देयर इज अर्जेंट नीड और अ डायर नीड ऑफ लॉ, तो क्या करोगे इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है, दैट इज ऑर्डिनेंस। अगर मैं बोलूं कि ऑर्डिनेंस एक तरीके के टेम्परेरी लॉज हैं, टेम्परेरी लॉज हैं, ठीक है, क्या है, टेम्परेरी लॉज हैं जिनको क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट बना सकता है उन सब्जेक्ट्स पे जहां जहां पार्लियामेंट की क्या है, पावर है, दैट इज यूनियन या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक ऐसा ऑर्डिनेंस बना देगा विच हैज द सेम फोर्स जो कि पार्लियामेंट्री लॉ का होता। अब बोलोगे सर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, पार्लियामेंट में प्रॉपर क्या होता है, प्रोसीजर होता है, डिबेट्स होती हैं, ओपिनियंस रखे जाते हैं, वोटिंग होती है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या क्या होता है, बवाल हो जाता है। ये तो बड़ा आसान रूट है, क्या करो, ऑर्डिनेंस बनवाओ और फिर बस खत्म बात। क्योंकि प्रेसिडेंट कैसे वर्क करेगा, प्रेसिडेंट तो अंडर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई इस सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस बनाओ, बात खत्म, पूरा पार्लियामेंट बाईपास। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी मेजर, ठीक है, इट कैन नॉट रिप्लेस द पार्लियामेंट्री प्रोसेस। दस इनकी जो लाइफ होती है वो 6 वीक्स होती है। अभी पूरी बात सुनो, कैच सुनो, यहां पे 6 वीक्स प्लस 6 मंथ्स भी लिख रहा हूं। अब देखो कैसे, ऑर्डिनेंस की लाइफ रहती 6 हफ्ता उस दिन से जब पार्लियामेंट या फिर लोकसभा या राज्यसभा क्या होती है, रिकंस्टिट्यूट होती है या फिर दोबारा सेशन में आती है। मतलब अभी पार्लियामेंट छुट्टी पर है, आज पार्लियामेंट का पहला दिन है, पहला सेशन है, पहला सत्र है, तो आज से लेकर 6 हफ्ते
मैक्सिमम लाइफ है कि ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करेगा। अगर पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया उन 6 हफ्तों के अंदर अंदर, तो वो ऑर्डिनेंस लॉ बन जाता है, लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। और अगर उन 6 हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं करा या फिर उस पर चर्चा हुई और वो बिल पास नहीं हो पाया विद द रिक्वायर्ड मेजोरिटी, तो दैट ऑर्डिनेंस कोलैप्सेस। समझ गए? अब कहोगे सर 6 हफ्ता तो मैं समझ गया, 6 महीना क्यों लिखा आपने? देखो समझो, इसको इरेज कर रहा हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलता है कि अवर पार्लियामेंट शुड मीट एक्स नंबर ऑफ डेज, कुछ नहीं बोलता है, बट एक चीज बोलता है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच ना, सेशन 1 सेशन 2, इन दोनों के बीच 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। क्या? 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरा सेशन पार्लियामेंट को दोबारा मिलना ही पड़ेगा। आप जरा टेक्निकली सोचो, आज मान लो आज पार्लियामेंट का सेशन हुआ, खत्म सेशन, ओके, आज पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ और अगले ही दिन प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बना दिया, ठीक। तो अब क्या है, अब पार्लियामेंट मैक्सिमम कितने दिन बाद मिल सकता है? 8 से 6 महीने बाद पार्लियामेंट दोबारा मिला, तब तक चला ऑर्डिनेंस? हाँ कि ना? बिल्कुल चला। 6 महीने लाइफ हो गई प्लस 6 वीक्स। कैसे? अब जिस दिन दोबारा पार्लियामेंट मिलेगा, सेशन करेगा, उससे 6 हफ्ते की लाइफ तो होती है, अभी बताई थी, है ना? तो टेक्निकली देखो तो फिर द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच एन ऑर्डिनेंस कैन सर्वाइव इज 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। ओके, बट 6 वीक्स क्या है? जिस दिन पार्लियामेंट मिल गया उस दिन से 6 हफ्ते। समझ गए आप? बहुत ज्यादा मिसयूज प्रोविजन है किस चीज का? लॉ मेकिंग का, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज को, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि दिस इज एन ऑर्डिनरी टूल। इसको ऑर्डिनरी टूल ऑफ लेजिस्लेशन है, इट शुड बी यूज्ड इन रेयर सर्कमस्टेंसेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। इट कैन नॉट रिप्लेस द पार्लियामेंट्री प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, तो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, हाँ, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता भाई, ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, a bill passed by parliament becomes a law immediately after president gives assent। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाउ मेनी आर करेक्ट? ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बिल रिक्वायरिंग अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन मस्ट होती है। ठीक है, देखते हैं। A bill involving expenditure from consulate, absolutely true, absolutely true। ठीक है, ये पहला सही है। A bill for the alteration of boundary of state or creation of a new state, आर्टिकल 3 में पढ़ाया था ना। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये तीनों सही हैं, ये नहीं सही है। अभी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में लिटरली प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स ही नहीं होती हैं। ठीक है, ना उससे प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है, ना उसके पास उसको रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है, ना सस्पेंसिव वीटो होता है, पास ही करना है। ठीक है, कितने सही है? 3 सही है भाई। आगे बढ़ो फटाफट। अच्छा, कौन सा आर्टिकल ऑर्डिनेंस के लिए? भाई 123, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे। अभी बताया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस कब? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। एब्सोल्युटली ट्रू। ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, किसकी एडवाइस पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, नहीं। 2 और 3 गलत हो गए, करेक्ट आंसर 1 ओनली। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Under which of the following conditions can the president's ordinance making power be challenged? देखो, if it violates the basic structure, if it infringes the subjects of state list, if it is on a subject of union list। अभी मैंने बताया कि ऑर्डिनेंस जो है वो कई सारी लिमिटेशंस आपने देखी क्या क्या है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करो, ऑर्डिनेंस किसका एक ऑल्टरनेटिव है? ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग का एक ऑल्टरनेटिव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, दोनों ने ये लिमिट कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर सेम लिमिट्स अप्लाई होती हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे होती हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे क्या क्या होती हैं? पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे या पार्लियामेंट्री लॉज पे ये तो लिमिट अप्लाई होती है कि एनी पार्लियामेंट लॉ कैन डू एनीथिंग
बट इट कैन नॉट हर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। सही हो गया, ऑर्डिनेंस भी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट इट कैन नॉट हर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका पार्ट है 7 शेड्यूल फेडरलिज्म, जिसका सीधा कनेक्शन है स्टेट लिस्ट से। मतलब पार्लियामेंट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्टेट लिस्ट पे लॉ नहीं बना सकता है, तो ऑर्डिनेंस भी नहीं बना सकता है। अगर इन्फ्रिंज करता है तो इट कैन बी चैलेंज्ड। तो मतलब 1 ठीक हो गया, 2 ठीक हो गया। तीसरा, इफ इट इज ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, गलत। यूनियन लिस्ट पे बनाओ, जितना ऑर्डिनेंस बनाना है बनाओ। आंसर क्या होगा भाई? 1 and 2 ओनली। समझ गए? बहुत टेक्निकल चीज समझा दी आपको मैंने। सारे डाउट्स जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है सब कराता चल रहा हूं, साथ में बने रहिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रेसिडेंट नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, अगर आप टेक्निकली देखो ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर है ही नहीं, ठीक है। बस एक दो जगह पे सिचुएशनल डिस्क्रिशन उसके पास आ जाता है, वही केस यहां पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। व्हेन यू कंपेयर इट टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो that the scope of discretionary power of governor is higher या फिर is wider than those of president of India। याद रखना, अगर ये स्टेटमेंट आता है ठीक करके आना, ठीक है। जब गवर्नर पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती हैं उसके पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इक्का दुक्का रहती है, वो भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन। वो क्या है? while appointing the prime minister, while dissolving the Lok Sabha, while promulgating ordinance, while granting pardons, तीनों टाइम पे नहीं रहती हैं। अभी देखा, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने में एडवाइस चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, डिसॉल्व करने में लोकसभा जब प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, ग्रांटिंग पार्डन्स भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करेगा। अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, देखिए यहां पर भी ना वो क्या है? बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, इसके दोनों एस्पेक्ट सुन लो। यहां पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से बाउंड नहीं है। पहली बात तो इसलिए कि जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, वो दो केस हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि क्लियर मेजॉरिटी लेकर कोई पार्टी आ गई है पार्लियामेंट में, और आप उसके लीडर, जो उसका लीडर होगा, आप पता होगा ना सबको, हम प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं वोट करते हैं, वी जस्ट वोट टू सेलेक्ट द एमपीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे हमारा लीडर कौन है, उनमें से जो पार्टी कंसेंसस होगा वो बनेगा। मतलब हम भाजपा के लिए वोट किए थे, हम जो भी किए थे, या फिर हम कांग्रेस के लिए वोट करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो खड़ा होता है उम्मीदवार उसके लिए वोट करते हैं। वो सारे चुन के बैठते हैं कहां? लोकसभा में जाके। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनका लीडर कौन बनेगा उस पार्टी का, ठीक है। तो उन्हीं में से एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। प्राइमस इंटर पेरेस ये है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी ऑब्वियस, whosoever इज द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम सीट्स, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तो एक तो यहां नहीं चाहिए। अब इसका दूसरा एंगल एक देखो, कभी कभी क्या होता है ना, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ हंग असेंबली कह सकते हो उसको, ठीक है, हंग असेंबली। उसमें क्या होता है, जहां पे कोई पार्टी के पास क्या होता है, कोई पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है। उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है यूजिंग हिज सिचुएशनल डिस्क्रिशन, और उस गवर्नमेंट को एक मौका दे सकता है कि इतने इतने दिन में आप अपनी मेजोरिटी आप लोकसभा में प्रूव करिए। अगर प्रूव कर पाए तो आपकी सरकार चलेगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा, दूसरे को अपॉइंट करेंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एक एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन याद रखिएगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? यही हो जाएगा। दोनों ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन? प्रेसिडेंट कॉजेज द बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, पहला ही ठीक आंसर है, पता होगा, पढ़ लेते हैं बाकी भी। प्रेसिडेंट कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल, नहीं नहीं, मनी बिल तो इंस्टीट्यूट कर ही नहीं सकता, प्रेसिडेंट कहां से करेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स इन पार्लियामेंट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल, ये तो ठीक है यार, फिर से वेरी सॉरी, ओके। मनी बिल अप्रूवल चाहिए, द प्रेसिडेंट डिसाइड्स, ये भी ठीक हो गया। द प्रेसिडेंट डिसाइड्स द एलोकेशन ऑफ फंड्स, नहीं, ठीक है, ओके। चलिए, with reference to the discretionary powers of the president, consider the following statements.
द प्रेसिडेंट कैन यूज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। अभी समझाया, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू साइन अ बिल पास बाय पार्लियामेंट इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल, नहीं कर ही नहीं सकता है ना, ही कैन नॉट रिफ्यूज, ठीक है। द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी, नहीं, ओके क्लियर। क्या है करेक्ट? वन ओनली, ओके चलो। Regarding the veto power of President of India, consider the following statements. The President can use absolute veto concerning the government bills when the cabinet resigns and the new cabinet advises the President not to give his assent to such bills. अब देखो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वीटो में क्या हो सकता है बेटा, एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट मना ही कर देगा, नहीं, ही रिजेक्ट्स टू गिव हिज असेंट टू द बिल एंड बिल डाइज इमीडिएटली, ठीक। पर आप कहोगे सर प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो हाउ दिस इज पॉसिबल? आई विल टेल यू नाउ हाउ इज इट पॉसिबल। दो तीन सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती जहां पे एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकता है। पहला तो ये कि भाई एक कैबिनेट रिजाइन कर दिया और नई कैबिनेट ने बोला है कि ना 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 ना, जो बिल तुमको आया था जब पिछली कैबिनेट थी उसको मत साइन करना, खत्म कर दो उसको, तो एक वो सिचुएशन है। दूसरा है जब कोई प्राइवेट मेंबर का बिल पहुंचता है, प्राइवेट मेंबर बताया था, what is private member? If he or she is a member of parliament but does not hold a minister rank, clear? तो भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है, ओके। द प्रेसिडेंट मे यूज सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल्स, नहीं कर सकता है, दो असेंट या तो ना दो, है ना, आप वापस नहीं कर सकते हो, गलत। The president has no qualified veto as president by president, absolutely true. How many are correct भाई? Only 2 are correct. Clear है भाई? Okay, चलो। With reference to the president's role in the constitutional machinery of state, consider the following. The president can dismiss the state government if it fails to comply with constitutional provisions. Absolutely true. 356 और 365 पढ़ाया था ना पूरा, 365 और 356 दोनों पढ़ाया था प्रेसिडेंट रूल के ग्राउंड्स। द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट फॉर अ स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, अब ये है तिगड़मी चीज, ये भी पढ़ाया था प्रेसिडेंट्स रूल में। देखो डायरेक्टली तो ये नहीं हो सकता है बट ही कैन, कैसे? अगर आप टेक्स्ट पढ़ोगे प्रेसिडेंट्स रूल का, ये मैंने पढ़ाया भी आपको वीडियो में, तो 356 जब प्रेसिडेंट्स रूल किसी स्टेट में लग जाता है तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो वहां की एग्जीक्यूटिव होती है, वो तो डिसमिस हो जाती है एंड प्रेसिडेंट थ्रू गवर्नर उसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या आता है, रिवाइज करो, याद करो, ये बताया था कि द असेंबली डज नॉट डिसॉल्व इमीडिएटली, इट इज सस्पेंडेड ईदर डिसॉल्व, ठीक है। जो उसकी पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास चली जाती है और पार्लियामेंट कैन डेलीगेट दोज लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय हिम। ये थी टेक्स्ट, समझ गए? तो मतलब ही कैन लेजिस्लेट, अगर पार्लियामेंट ने डेलीगेट कर दिया इनको तो ही कैन लेजिस्लेट। बहुत ही ट्रिकी स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए आपको पूरी प्रेसिडेंट्स रूल ढंग से समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या गया भाई, बोथ आर करेक्ट, ठीक। पानी पी लो फिर से। हाँ भाई, पार्डनिंग पावर्स, ठीक है। पार्डनिंग पावर्स कौन सा आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट 72 के अंडर प्रेसिडेंट हैज पार्डनिंग पावर्स। व्हाट आर पार्डनिंग पावर्स? 5 टर्म याद रखना, अभी समझाता हूं। पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्राइव, ओके। चलिए, व्हाट आर दीज? देखो प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर दी गई है। अगर जुडिशरी कोई, माफ करना, अगर जुडिशरी कोई सेंटेंस कन्विक्ट करता है किसी को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को फांसी की सजा हो जाती है, फांसी से एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स को फांसी की सजा हो गई, ठीक, उनको बोला है भाई आपको फांसी की सजा हो गई, अब क्या करें? वो क्या कोई चारा है उनके पास? हाँ है चारा। अंडर आर्टिकल 72 वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट मुझको फांसी की सजा हो गई है, कुछ करो। प्रेसिडेंट ने कहा अच्छा करते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये तो सर प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर हो गई। नहीं, दिस इज नॉट जुडिशियल पावर, दिस इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। याद रखना है, ऐसा लिखा है लक्ष्मीकांत में साफ साफ, ठीक है। और ऐसी पावर्स को प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज करते हैं, ठीक। अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे।
तो हम लोग कहाँ थे, मिस्टर एक्स जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, वो बोलते हैं कि भाई अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करिए और मेरी फांसी की सजा को क्या कर दीजिए, छुटकारा दिला दीजिए। प्रेसिडेंट ने देखा उनका केस, बोला कि भाई ना, फांसी की सजा तो बनती ही नहीं है इसको, ये तो क्या है, बहुत ही शरीफ है और बहुत ही एकदम निर्दोष है। प्रेसिडेंट ने कहा यू आर एक्यूटेड ऑफ ऑल चार्जेस, आप पे सारे चार्जेस खत्म, सब कुछ खत्म। तो भाई वो क्या हो गया, वो हो गया पार्डन। मतलब इफ अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट ग्रांट्स पार्डन टू एनीवन, ही इज एक्यूटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक, समझ गए आप, इवन डेथ सेंटेंस। अभी इस पे बात करूंगा, कैच है। अब आओ, फिर उस मिस्टर एक्स मिस्टर वाई आए, उन्होंने कहा मेरी भी जरा डेथ सेंटेंस देखिए प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम में मजा नहीं आया, तुम में कुछ दिक्कत है, तुम मिस्टर एक्स की तरह शरीफ नहीं हो। ठीक, तो उनको क्या करा, तुम्हें मैं कम्यूटेशन ग्रांट करता हूं, तुम्हें मैं कम्यूटेशन ग्रांट करता हूं। मतलब यू विल बी नॉट एक्यूटेड ऑफ ऑल चार्जेस बट योर डेथ सेंटेंस विल बी रिड्यूस्ड टू, या फिर विल बी चेंज्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर से। ठीक है, मतलब कम्यूटेशन में क्या होता है, वेयर इन पार्डन द कन्विक्टेड इज एक्यूटेड ऑफ ऑल चार्जेस। कम्यूटेशन में क्या होता है, नेचर कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट चेंज कर देते हैं, डेथ सेंटेंस की जगह उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम कर देंगे। ठीक है, दिस इज कम्यूटेशन। फिर रेमिशन में क्या होता है, फिर मिस्टर जेड आए, बोलेगी अच्छा मुझे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट ही मिला हुआ है, मुझे भी कुछ दे दो। तो मिस्टर जेड को तुम्हें दिया रेमिशन, तुम्हें रेमिशन दिया, मतलब तुम्हारे जो टर्म है, तुम्हारा मैं लाइफ इंप्रिजनमेंट को कम करके कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारा जो टर्म है उसको कम कर दूंगा। मतलब अगर तुम्हारा 20 साल का मान लो था कन्विक्शन, या फिर 12 साल का था, उसको कम करके मैं रेमिट के अपनी पावर के तहत क्या करता हूं, उसको 5 साल का कर देता हूं। मतलब क्या करा, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स चेंज कर दिए। ठीक है, फिर रेस्पाइट। व्हाट इज रेस्पाइट, रेस्पाइट में क्या होता है, ड्यू टू सम स्पेशल कंडीशन, किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, किसी की फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसमें उसकी फांसी से बदल के, या फिर फांसी नहीं, साल कम कर दिया, या फांसी मान लो है ना, फांसी को कम करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया, कुछ भी। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम स्पेशल। इसमें और इन दोनों में यही फर्क है कि यहां पे देयर शुड बी सम स्पेशल केस, इधर फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस एक्सेट्रा। ठीक, व्हाट इज रेप्राइव, यहां पे कुछ भी माफ नहीं करा, बस एक टेम्परेरी स्टे लगा दिया। ठीक है, टेम्परेरी स्टे लगा दिया, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक, ये पांचों आपको याद होनी चाहिए एज इट इज। ठीक, अब देखो ये पावर अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर के पास भी है, अंडर आर्टिकल 72 इनके पास भी है, पर गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स में कुछ डिफरेंस है। यहां से ही क्वेश्चन बहुत बनता है, समझ लो। प्रेसिडेंट के पास क्या है, यूनियन लॉज के तहत जो भी कन्विक्शन हो रहे हैं उसकी पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। स्टेट लॉज के तहत जो भी कन्विक्शन हो रहे हैं उसकी पावर है गवर्नर के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास क्या एडेड एडवांटेज है, प्रेसिडेंट के पास एडेड पावर ये है कि अगर कोर्ट मार्शल को भी पार्डन करना है अंडर आर्टिकल 72 तो वो भी प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता है। ठीक है, एक और, डेथ सेंटेंसेस बताया ना यहां पे अभी मैं, डेथ सेंटेंसेस को पार्डन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, मतलब अगर मिस्टर एक्स गवर्नर के पास जाएंगे अंडर आर्टिकल 161 अपनी फांसी की सजा लेके कि गवर्नर भाई जरा मेरी फांसी की सजा देखो, मैं तो मासूम हूं, गलत हो गया मेरे साथ, गवर्नर क्या उसकी फांसी की सजा पार्डन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसके पास जाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट। मतलब इवन द पनिशमेंट्स गिवन अंडर, या फिर कन्विक्शंस अंडर स्टेट लॉज, डेथ सेंटेंस की बात हो रही है, विल बी पार्डन बाय प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, मतलब डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की एक्सक्लूसिव पावर प्रेसिडेंट ही रखता है, बाकी पार्डनिंग करा लो गवर्नर से। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पार्डनिंग करानी है, करा लो गवर्नर से। डेथ की, कोर्ट मार्शल की, यूनियन लॉस की एक्सक्लूसिव पावर प्रेसिडेंट के पास। समझ गए, इससे ज्यादा यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आएगा भी नहीं। चलो, प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन फिट बाय, हाँ अभी बताया, प्रेसिडेंट कैन रेमिट, कम्यूट, सस्पेंड अ डेथ सेंटेंस बट कैन नॉट पार्डन इट। नहीं भाई, कर सकता है, गलत है। हाउ मेनी आर करेक्ट, वन ओनली। विच ऑफ द करेक्ट, वन ओनली। ओके, क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय गवर्नर, अभी बताया। ग्रांटिंग पार्डन इन अ डेथ सेंटेंस केस, रिड्यूसिंग द इम्प्रिजन, अभी बताया, यही हो जाएगा आंसर, है ना। डेथ सेंटेंस में केवल प्रेसिडेंट कर सकता है पार्डन।
With reference to the president's pardoning power, consider the following. The president's decision to grant pardon is not subject to judicial review. The power to grant pardon is exercised on the advice of. ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट है. टू ओनली इज करेक्ट. ठीक है भाई, ओके. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिडेंट सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन. अभी समझाया था. डिसॉल्विंग द लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लॉर्ड्स मेजॉरिटी नहीं. अपॉइंटिंग अ प्राइम मिनिस्टर इन हंग, अभी बताया. ओके, क्लियर. डिसमिसिंग अ स्टेट गवर्नर फॉर फेलिंग टू कंप्लाई, टू ओनली. ओके, क्लियर. चलिए, मैच द फॉलोइंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट विद देयर डिस्क्रिप्शंस. पावर डिस्क्रिप्शन. पार्डन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म. अच्छा, मैचिंग है, थोड़ा ऊपर करते हैं फिर समझते हैं. पार्डन ढूंढो भाई. कंप्लीट एब्सोल्यूशन ऑफ ऑल सेंटेंस, यही है. ए का 3 कहां है? ए का 3 मिल गया आंसर. सब एलिमिनेट हो गए. ओके, क्लियर. ऐसे ही करा करो एग्जाम में, अगर आंसर मिल जाए बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, यहां पे एग्जाम नहीं है, देख लेते हैं. B1 सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फ्रॉम फॉर लाइटर फॉर्म. मान लो क्या करा, आपको डेथ की जगह लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, समझाया. दैट इज कम्यूटेशन. रेमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर. रेस्पाइट, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टेंस. ठीक, क्लियर. ओके, ओके भाई. तो प्रेसिडेंट हो गया है ना? प्रेसिडेंट हो गया है. अब क्या करते हैं, अब रुकते हैं. वीडियो बहुत लंबा ना जाए, वीडियो बहुत लंबा ना जाए, तो यहां पे प्रेसिडेंट को ही डिस्कस करा है केवल. इस वीडियो का पार्ट 2 भी ले आएंगे, या अगले वीडियो में लेक्चर 7 में वाइस प्रेसिडेंट को हम वहां कवर कर लेंगे. मैं चाहता हूं वीडियो क्रिस्प रहे, 1 घंटे से ज्यादा लंबे ना हो अननेसेसरली. ठीक है, तो इस वीडियोस की लेंथ को 1 घंटे तक हम लोग रखेंगे आसपास. ठीक, वाइस प्रेसिडेंट को छोटा टॉपिक है, अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे लेक्चर 7 में. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जाइए. कोई भी क्वेरी, कोई भी आपका रिलेटेड टू यूपीएससी, नॉट जस्ट दिस सीरीज, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डिमांड हो, कमेंट सेक्शन में बताइए. हम जरूर रीच आउट करेंगे. पर्सनली हमें कमेंट्स पढ़ते हैं. टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा अभी तक तो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो. जल्दी चालू करेंगे रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग. ओके, बाय बाय.